हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके बीच एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्लांट सेल। इससे पहले आपने पढ़ा है एनिमल सेल के बारे में। आज मैं प्लांट सेल के बारे में अच्छे से आपके बीच डिस्कस करूँगा जो आप आसानी से समझ पाएंगे। जिस तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे के शरीर भी छोटे से सेल से बने हैं। हमारी भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। ठीक उसी प्रकार प्लांट का भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल वाल के बारे में। आपको ये सेल वाल दिख रहा होगा। ये जो बाहर से जो लेयर बनी हुई है ये सेल वाल है। मान लीजिए ये किसी बड़े आदमी का घर है, तो बड़े आदमी का जो घर बना होता है उसमें 2 लेयर होती है। पहला आप देखेंगे बाउंड्री वाल जो बाहर से लगी होती है, जो इस पूरे घर को प्रोटेक्शन देती है। सेकंड वाल आपको नज़र आएगा जो घर की वाल है, ये वाली, जो पूरे घर को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर को सुरक्षा देता है बाहर का बाउंड्री और अंदर वाला बाउंड्री जो घर को आकार देता है, ठीक उसी प्रकार इसके सेल में भी इनके जो भाग हैं सेल वाल, ये सेल वाल सेल को मजबूती प्रदान करता है, एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। यह पौधे की कोशिका को आकार और सुरक्षा देती है, क्योंकि इसे ठंडी, गर्मी, बरसात सबका सामना करना पड़ता है। हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाएंगे लेकिन प्लांट को करना पड़ता है, इसीलिए इसे सेल वाल की ज़रूरत होती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन की। ये वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन की इसकी है। ये सेकंड लेयर, यानी प्लांट में 2 लेयर होती है। सेकंड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल को एक आकार देती है। सेल को आकार देने का काम किसका है? सेल को आकार देने का काम है सेल मेम्ब्रेन का। और सेल मेम्ब्रेन ही तय करता है किन चीज़ों को अंदर आना है और किन चीज़ों को, यानी कौन से मटेरियल को बाहर जाना है, ये फैसला सेल मेम्ब्रेन करेगा। और ये कोशिका के अंदर ये जो आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो नज़र आ रहा होगा, वाटर जैसा दिख रहा होगा, ये लिक्विड साइटोप्लाज्म है, जिसमें इसके जो पार्ट्स हैं सेल के, यानी ऑर्गेनेल्स जो हैं, इसमें तैरते रहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, अगर प्लांट में सेल साइटोप्लाज्म ना हो सेल में, तो इसके जो जितने ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी इकट्ठा एक जगह जमा हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, इसमें नमी बनाए रखता है और उसका केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत सपोर्टिव होता है सेल में साइटोप्लाज्म। इसीलिए साइटोप्लाज्म इम्पोर्टेंट है किसी भी सेल के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को किसी भी सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल और पूरी रिएक्शन जो होती है उसके अंदर जो भी कार्य होता है, उन पूरे काम को होने में न्यूक्लियस का मेन रोल होता है। इसके अंदर सेल की सारी जानकारी होती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन होता है, पूरे बॉडी का इन्फॉर्मेशन होता है कि किसी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है, वो होता है न्यूक्लियस में। आप कंफ्यूज मत होना न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का काम कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका काम है राइबोसोम बनाना। यही राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, जो प्रोटीन को बनाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सभी राइबोसोम है। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन बनाने का मेन कार्य राइबोसोम का ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जिसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट नहीं होते हैं, मान लीजिए इस तरफ का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये डॉट डॉट वाले जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे अगर हम, तो ये लिपिड बनाता है और हानिकारक जो भी मटेरियल है ना, उसको हटाने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ह्यूमन बींग में फैट बनाने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फैट भी बनाता है, मतलब लिपिड बनाता है और हानिकारक पदार्थ को हटाता है। और ये है गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी अपार्चस भी कहा जाता है। इसका काम है प्रोटीन को पैक करना
और सही जगह पे पहुंचाना कि प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ है। तो यानी एक टाइप का एक पैकिंग सेंटर हो गया, जो पैकिंग सेंटर के रूप में काम करता है, पैक करना और फिर माल को दूसरी जगह पहुंचाना, यानी प्रोटीन को पहुंचाना। और उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक अहम रोल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। खाना बनाने का मुख्य काम क्लोरोप्लास्ट का ही है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फिर खाना नहीं बनेगा, यानी ग्लूकोज नहीं बनेगा प्लांट में। तो ग्लूकोज बनाने का मुख्य काम प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का है। हमने ह्यूमन सेल में पढ़ा था कि वैक्यूल जो होता था उसमें छोटा सा होता था, मैंने कहा था। तो मान लीजिए बड़े लोगों का घर है तो इसका बड़ा टंकी होगा, ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उसके बाद इन्हें ज़्यादा फूड सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें वैक्यूल ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए प्लांट के पास बड़ा वैक्यूल होता है, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा इसमें स्टोर हो पाए, फूड मटेरियल स्टोर हो पाए, उसका ज़्यादा या पानी और बेकार मटेरियल को भी यहीं स्टोर करता है। वैक्यूल का काम यही है। एक नया चीज़ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, रेफाइड क्रिस्टल। रेफाइड क्रिस्टल का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है प्लांट के लिए। यह पत्तों में पाया जाता है। इसका ये एक स्वीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई भी एनिमल इसे अगर खा लेता है इस पत्ते को, तो खुद को प्रोटेक्शन के लिए रेफाइड क्रिस्टल जो सुई जैसा जो स्ट्रक्चर है, किसी एनिमल ने अगर इसे खा लिया तो उसे गले में चुभती है और जलन सा पैदा होता है उसके गले में, जिसके कारण ये दूसरे एनिमल्स को खाना छोड़ देते हैं। वैसे पत्तों को, यानी एक टाइप का इन पत्तों का प्रोटेक्शन के लिए का एक भाग है जिसको रेफाइड क्रिस्टल कहते हैं। ये पत्तों को यानी प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ड्रूथ क्रिस्टल भी देख रहे हैं, इसका भी काम है प्लांट का प्रोटेक्शन करना और साथ में एक्स्ट्रा कैल्शियम स्टोर करना, जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंस है। एक्स्ट्रा क्रिस्टल को इकट्ठा करना इसका काम है। और वैक्यूल तो आप बहुत बड़ा वैक्यूल देख ही पा रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए है। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, सेल वाल के भी बारे में बता दिया, साइटोप्लाज्म के बारे में भी बता दिया, राइबोसोम। आप हमें कमेंट कर बताएं कि राइबोसोम का क्या कार्य है और ये कैसे काम करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी आप फॉलो कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।